नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल एकेडमी में। आज हम लोगों ने अभी तक लगभग सेल को खत्म कर दिया अच्छे से। उसके बाद फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हम लोगों ने देखा, बहुत डिटेल में देखा। जिसने भी नहीं देखा है पहले जाकर वीडियो देख सकता है ना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं, आज हम एक इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ब्लड। ठीक है, रक्त के बारे में बात करेंगे। फिर रक्त के बारे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि श्वसन तंत्र में रक्त भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, क्योंकि वही ऑक्सीजन को सेल तक लेकर के जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से लेकर के आता है वापस। तो पहले हमको ब्लड के बारे में जानना जरूरी है। ब्लड एक जो है ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है, मैंने आपको बताया था, है ना। ब्लड भी एक गैस सेल है, लेकिन वो कौन सा सेल है? ट्रांसपोर्टिंग सेल है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ब्लड चैप्टर, है ना। पूरा वीडियो देखना है भाई, पूरा वीडियो आप नहीं देखोगे तो आपका कोई काम नहीं आने वाला। एटलीस्ट मैं बता दूं कि ब्लड चैप्टर जब खत्म होगा ना, तो यहां से आपका 1 नंबर तो आना ही आना है। 1 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन तो ब्लड से आता ही आता है, याद रखिएगा इसको, चाहे वो कुछ भी दे सकता है ना। बहुत इजी आता है, आप कर नहीं पाओगे तो फिर ये आपका नुकसान है, क्योंकि ये सब जो चैप्टर है ये सब बोनस दे करके जाते हैं आपको, ठीक है, अगर आप अच्छे से ध्यान दे करके पढ़ें तो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लड। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ब्लड के अध्ययन को हम कहते हैं हिमेटोलॉजी। ब्लड के जो डॉक्टर होता है हमको कहते हैं उसको हिमेटोलॉजिस्ट। समझ में आ रहा है? ब्लड के अध्ययन, रक्त के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी। ब्लड बनने की प्रक्रिया जो होती है, जो ब्लड बनने की प्रक्रिया, प्रोसेस होता है, उसे हम कहते हैं हिमेटोपोसिस। हिमेटोपोसिस कहेंगे, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब रक्त है क्या? रक्त जो है एक टिश्यू है, ये भी एक प्रकार का क्या है? टिश्यू है, तरल संयोजी टिश्यू। तरल मतलब आप समझ गए, लिक्विड फॉर्म में है। संयोजी का मतलब क्या है? जो जोड़ता है एक दूसरे को, किसी कनेक्शन बनाता है। किसमें कनेक्शन बनाएगा? हमारे सेल में और हमारे ऑक्सीजन के बीच में वो कनेक्शन बनाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, ठीक है। और ये एक क्या है? टिश्यू है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे, टिश्यू मतलब उत्तक है। इसके बाद हम बात करेंगे क्या काम करता है रक्त। ये क्या करेगा? ऑक्सीजन को फेफड़ों तक ले जाएगा और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाएगा। यही इसका काम है। इसका काम क्या है? ऑक्सीजन से फेफड़ों तक ले जाना, ऑक्सीजन को फेफड़ों तक ले जाना और फेफड़े से ऑक्सीजन को, CO2 को बाहर निकालना, लेकर के वापस आना, ये इसका काम है। फिर फेफड़े से जो है हार्ट की कुछ आर्टरीज होती हैं, वो सेल तक पहुंचाती हैं ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन में मिलके हो जाएगा और ये सेल तक पहुंच जाता है, उसको एनर्जी मिल जाती है। यहाँ तक आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसका पीएच मान की बात की जाए तो 7.4 होता है। अब 7.4 का मतलब क्या होगा? ये एक क्षारीय है, अम्ल नहीं है, क्या है? ये क्षार है, ठीक है। अगर एक स्वस्थ मनुष्य में बात करूं तो एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। समझ पा रहे हैं आप? एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, ठीक है। कितना मैक्सिमम होता है? मैक्सिमम कितना रक्त होता है? मैक्सिमम अगर आपसे पूछे तो 7 लीटर होता है। 7 लीटर से ज्यादा रक्त नहीं हो सकता किसी भी मनुष्य में, किसी भी व्यक्ति में 7 लीटर से ज्यादा रक्त नहीं होना चाहिए, होता भी नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये रक्त भाई बनता कहाँ है? तो हम बताते हैं, रक्त जो है अस्थि मज्जा में बनता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये है अस्थि मज्जा, बोन मैरो जिसको हम कहते हैं। समझ में आ रहा है? यदि किसी को ब्लड का, कैंसर का चेक कराना है तो उसका बोन मैरो चेक होता है। कौन सा टेस्ट होता है? कैंसर, ब्लड कैंसर के लिए कौन सा टेस्ट? बोन मैरो टेस्ट। याद रखिए आप इसको, समझ में आ रहा है? तो बोन मैरो। लेकिन जब चूंकि जो है भ्रूण में बोन मैरो तो बहुत बाद में बनता है। भ्रूण में जो नवजात बच्चे होते हैं उनमें बोन मैरो नहीं बनता। मैं आपको बता दूं कि नवजात बच्चों में हड्डियां जो होती हैं, बोन की बात की जाए तो लगभग 300 से ज्यादा होती है। लेकिन वो जब यंग एज में, टीन एज में आते आते शरीर की वृद्धि होते होते वो लगभग 206 हड्डियों पर आकर के रुक जाता है। समझ में आ रहा है? जो हमारी हाथ है, बचपन की बात, मतलब भ्रूण की बात की जाए, नवजात शिशुओं की बात की जाए, हमारे हाथ में मोटा मोटा 4 हड्डियां दिखती है, लेकिन ये जो बीच की हड्डी है, समझ में आ रहा है? ये जो देखें, ये बीच की हड्डी जो है, ये हड्डी भी 3 से 4 भागों में बटा होता है। तो इस तरीके से करते करते लगभग 300 से ज्यादा हड्डियां होती है बच्चों में,
ठीक है, खैर हम स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र की पढ़ेंगे तब उसमें डिटेल में जानेंगे, है ना। फिलहाल हम आ जाते हैं वापस भ्रूण। बच्चों में कहाँ बनता है, तो प्लीहा में बनेगा, यकृत में बनेगा, मीसोडर्म में बनेगा, जिसको हम स्प्लिन भी बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्प्लिन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये तो ब्लड की बेसिक जानकारियां थी, इतनी जानकारियां सबको होना चाहिए, एक आम आदमी को भी होना चाहिए। आगे हम देखते हैं अब आपके लिए क्या जरूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड की बात करते हैं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ब्लड में है क्या क्या चीज, ब्लड में क्या क्या चीज। देखिए ब्लड में प्लाज्मा है, प्लाज्मा कितना होता है 50 से 60% या फिर 55% आप बोल सकते हैं। एग्जैक्ट कोई वैल्यू अगर पूछ दिया तो क्या बताएंगे 55%। 50 से 60% क्या होगा आपका प्लाज्मा होगा। उसके बाद फिर कुछ कणिकाएं होंगी, कुछ कॉर्पसेल्स होंगे, उनकी मात्रा अगर देखी जाए तो 40 से 50%। अगर कुछ अलग से पूछ दिया तो लगभग 45%। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं यहाँ पर प्लाज्मा की बात कीजिए। अब प्लाज्मा जो है, ये जो प्लाज्मा दिख रहा है आपको, इस प्लाज्मा का 90%, इस प्लाज्मा का 90% क्या होता है, वाटर होता है। और इस प्लाज्मा का बचा हुआ 10% क्या होगा, प्रोटीन होगा। अगर प्रोटीन की स्पेसिफिक प्रोटीन का बात किया जाए तो वो लगभग 7% होता है। समझ में आ रहा है। ब्लड में अगर जल की बात की जाए तो 90%, प्रोटीन की बात की जाए तो 7%, और बचा हुआ 3% क्या होगा, कुछ अशुद्धियां होंगी। समझ में आ रहा है। चलिए इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल हम एक ओवरव्यू बना रहे हैं। आगे देखिए कणिका, कणिका में क्या होगा, कुछ कॉर्पसल्स होते हैं। कॉर्पसल्स में क्या होगा कि भाई आरबीसी होगा, रेड ब्लड सेल होते हैं, ये सबसे ज्यादा मात्रा में होते हैं। ब्लड में कणिका में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी कणिका होती है पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, आरबीसी कणिका होती है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। डब्ल्यूबीसी की बात की जाए तो डब्ल्यूबीसी कम मात्रा में होगी। ये डब्ल्यूबीसी और क्या होगा, प्लेटलेट्स। तो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो होते हैं वो रक्त में, टोटल रक्त का 1% से भी कम होता है। समझ में आ रहा है, 1% से भी कम होता है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी लगभग 45% के आसपास होता है, 44% के आसपास होता है क्या, आरबीसी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम प्रोटीन की बात कर लेते हैं, छोटी छोटी बात कर लेते हैं। प्रोटीन, इसमें कौन कौन सी प्रोटीन होगा, तो इसमें एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन होगा। याद करिए मैंने आपको बताया था कि एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, अंडे में। कहाँ पाया जाएगा, अंडे में। अब अंडे के अध्ययन को विभिन्न पक्षियों के या विभिन्न जानवरों के अंडे का भी अध्ययन किया जाता है। तो अंडे के अध्ययन को हम ओलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओलॉजी, OOLOGY, ओलॉजी। ठीक है, ओलॉजी कहते हैं। उसके बाद फिर ग्लोब्यूलिन एक नामक प्रोटीन होता है रक्त में। ग्लोब्यूलिन ये भी अब 2-3 टाइप का होगा, अल्फा ग्लोब्यूलिन, गामा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन, ये सब होगा। ठीक है, अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन जो है ये हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। और गामा ग्लोब्यूलिन ये हमारे एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। गामा ग्लोब्यूलिन कौन सी, किसका निर्माण करेंगे, प्रोटीन एंटीबॉडी का निर्माण करेंगे। समझ में आया, मैंने आपको बताया था ना, एंटीबॉडी, एंटीजन, ये सब क्या, हीमोग्लोबिन, ये सब क्या है, एक तरह के प्रोटीन ही है। चलिए आगे देखते हैं, जब मैं प्रोटीन पढ़ा रहा था। आगे देखते हैं, प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन होगा, फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन होगा। ये दोनों क्या करते हैं, यकृत के पास होते हैं। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन ये यकृत के पास होते हैं। ठीक है, लीवर में होते हैं। लेकिन इनका काम क्या होता है, रक्त का थक्का जमाने में ये सहायता करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। रक्त का थक्का जमाने में क्या करेंगे, ये सहायता करेंगे। यदि मैं टोटल रक्त में से फाइब्रिनोजिन निकाल लूं, रक्त में से फाइब्रिनोजिन प्रोटीन निकाल लूं, तो बचे हुए को हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। समझ में आ रहा है, बचे हुए को हम क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ प्रोटीन होते हैं हमारे रक्त में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। प्रोटीन के नाम याद रखिएगा। मैं आपको यहाँ चित्र भी दिखा दूंगा ताकि चित्र से आप थोड़ा सा विजुअलाइज अच्छा से कर पाए। समझ में आ रहा है। अब हम रक्तदान की अगर बात करें तो याद रखिएगा रक्तदान बहुत जरूरी है। रक्तदान से आपके खून जो ब्लड है वो न्यू फॉर्मेशन होता है ब्लड का, और वो प्योर होता है। प्योर होने का मतलब उसमें कोई अशुद्धियां नहीं होती। ब्लड में अशुद्धियां बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो स्किन की डिजीज बहुत ज्यादा होती है, चर्म रोग बहुत ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है। ये जो पिंपल्स विंपल्स वगैरह निकलते हैं ना, तो ये कारण क्या है, रक्त में अशुद्धियों का बढ़ जाना। ऊपर से क्रीम पोतने से कुछ नहीं होने वाला। रगड़ रगड़ के धो रहे हैं, फेस वॉश लगा रहे हैं तो कोई
स्क्रब क्या बोलते हैं उसको, स्क्रब कर रहे हैं, तो दुनियादारी कर रहे हैं, तो कोई फेशियल वाले को 200-250 रुपए एक ही बार में दे करके आ जा रहा है। तो इससे कुछ नहीं होने वाला बच्चे, आप अपना ब्लड साफ करने का कोशिश करिए। ब्लड की प्योरिटी अगर बनी रहेगी तो शरीर में एक स्किन में एक भी दाग आपके नहीं आएगा। समझ में आ रहा है, इसका ध्यान रखिए आप। चलिए हम देखते हैं, लेकिन ऐसा जैसे कोई बाहर काम करता है, जैसे कोई एक लोको पायलट की नौकरी होगी, तो हमेशा वो घर का खाना उसको नसीब नहीं होता। अगर आप बाहर खाना खाओगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, है कि नहीं, तो इससे रक्त में इम्प्योरिटी बढ़ना जो है वो स्वाभाविक सी बात है। समझ में आ रहा है, तो इसलिए आप ध्यान रखिए। तो है ना, जो बाहर खाना खाता है उसके लिए रोक पाना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए कुछ दवाओं की मदद से वो अपने रक्त को प्योर कर सकता है, ये भी अवेलेबल है। चलिए आगे देखते हैं। कोई भी मनुष्य अपना 10% अपने शरीर में जितना भी रक्त है उसका 10% रक्त दे सकता है। 4 से 5 लीटर का 10% की बात की जाए तो लगभग 500 ml रक्त दे सकता है वो। समझ में आ रहा है, 4 से 5 लीटर की बात मैंने क्या बताया कि 5 से 6 लीटर है, तो लगभग वो 550 ml या 500 ml अपना रक्त दे सकता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर 1 यूनिट रक्त की बात की जाए, जैसे कि एक देखियो ना, ब्लड का थैला अगर कोई देखा होगा तो उसमें कितना ब्लड होता है, तो कहीं कहीं वो 350 होता है और कहीं कहीं 450 ml होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, आयु वगैरह पता होगा, मिनिमम आयु 21 साल होती है रक्तदान करने की और मैक्सिमम आयु 60 साल होती है। समझ में आ रहा है, चलिए आगे देखते हैं। रक्त कितने दिनों के अंतर में दे सकते हैं? देखो, अगर आप देखा जाए आपका शरीर स्वस्थ है, ब्लड फॉर्मेशन टाइम टू टाइम हो रहा है, तो आप 14 दिन के बाद रक्त दे सकते हो। कोई भी दे सकता है। एक यंग आदमी की, स्वस्थ आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, बीमारा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बीमार है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ब्लड बैंक, अब ब्लड बैंक में आप रक्त देने जाओगे तो ब्लड बैंक में जो है उन लोग रक्त को सेव करके रखते हैं। किसमें कितने दिन तक ब्लड बैंक ब्लड जो है ब्लड बैंक में सेफ रहता है? वो 48 दिन तक रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर वो सेफ नहीं रहता। इसीलिए ब्लड का सर्कुलेट होते रहना ब्लड बैंक में भी जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो ब्लड बैंक में टेम्परेचर जो है वो आपका -40 डिग्री सेल्सियस तक जो है ब्लड बैंक में सेफ रखा जाता है, और मैक्सिमम बोला जाए तो 12 डिग्री सेल्सियस तक आपका क्या रहता है, ब्लड बैंक में टेम्परेचर रहता है ब्लड को सेफ रखने के लिए, ठीक है। और अगर ओवरऑल बोल दे तो आप बताओगे 4 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस? 4। औसतन बोला जाए तो कितना डिग्री सेल्सियस की बात होगी? 4 डिग्री सेल्सियस पर वो सेफ रहता है। आगे देखते हैं, है ना। उसमें कुछ लिक्विड का यूज किया जाता है जिसको हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन कहते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन के फॉर्म में उसको सेफ रखा जाता है गैस में। समझ में आ रहा है, ठीक है। आरबीसी जो है ये समाप्त कहाँ होता है जाकर के? ब्लड बैंक जो है, ठीक है, स्प्लीन हो गया, तिल्ली हो गया, प्लीहा हो गया, ये सब हम बात करते हैं। इसी में जाकर के आरबीसी, रेड ब्लड सेल जो एक कणिका है, ये जाकर के उसमें समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए इसको कब्रगाह कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह स्प्लीन, तिल्ली या प्लीहा को कहा जाता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आरबीसी, कुछ कणिकाओं की बात कर लेते हैं जिसमें से आरबीसी एक है। मैंने आपको बताया कि आरबीसी कणिका ऐसी है जो रक्त में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो है 44% प्लस, ठीक है। आप 44 भी ऑप्शन लगा सकते हो और आसपास ऑप्शन नहीं आता, दूर दूर आएगा, 40, 50, 45 इस तरीके से ऑप्शन में आता है। समझ में आ रहा है, तो लगभग 44 प्लस, और उससे 1% लेस क्या होगा, WBC और प्लेटलेट्स 1% से भी कम होता है। अब आप देखते हैं कि आरबीसी, इसका एक नाम और है एरिथ्रोसाइट्स। इसको हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी में न्यूक्लियस जो है नहीं होता, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन ऊंट में न्यूक्लियस होता है। ऊंट के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, लामा के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। ऊंट और लामा मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ फोटो में, देख लीजिए क्या है ऊंट और लामा, ठीक है। निर्माण जो होगा इसका अस्थि मज्जा में होगा। इसका जीवन काल की अगर बात की जाए, कितने दिन तक ये शरीर में रहता है, कितने दिन तक ये रक्त में रहता है आरबीसी, तो बता सकते हैं आप 120 दिन तक। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। आरबीसी में क्या पाया जाएगा? हीमोग्लोबिन। आरबीसी प्लस हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। हीमोग्लोबिन के साथ यदि ऑक्सीजन मिल जाए तो उसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे इसका यूज क्या होता है, मैं बताऊंगा आपके। रीढ़ की हड्डी, अधिकतर
रीढ़ की हड्डी वाले जानवर में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा आरबीसी किस में पाया जाता है? ऊंट में पाया जाता है। सबसे ज्यादा आरबीसी किस में पाया जाएगा? ऊंट में पाया जाएगा। लगभग 1,40,00,000 के आसपास पाया जाता है। ठीक है, 1,40,00,000 हर प्रत्येक 100 ml ब्लड में। ठीक है, प्रत्येक 100 ml ब्लड में 1,40,00,000 आरबीसी पाया जाता है। इसमें ऊंट में, जो कि सबसे ज्यादा पाया जाता है। सबसे कम की बात की जाए तो वो कुत्ते। ठीक है, कुत्ते जो है इनमें लगभग 4 लाख पर 100 ml ब्लड में आरबीसी पाया जाता है। इसके बाद फिर सबसे बड़ी आरबीसी, अगर मैं साइज की बात करूं, आरबीसी के साइज की बात करूं, तो सबसे बड़ी आरबीसी की साइज एक मेढक की होती है। समझ में आ रहा है? इस मेढक का नाम है एक्सियूफा। एक्सियूफा, इसका नाम क्या है? एक्सियूफा। मेढक का सबसे बड़ा आरबीसी पाया जाता है। सबसे बड़ा साइज की बात करूं। ठीक है, सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी मृग की पाई जाती है। यहाँ मैं सबका फोटो आपको दिखाते जा रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे छोटी आरबीसी किसकी? कस्तूरी मृग की। मनुष्य की आरबीसी का साइज अगर आपसे पूछ ले तो आप बताइएगा 7.2 माइक्रोमीटर। 7.2 माइक्रोमीटर की बात हो जाएगा। ठीक है, इसका शेप बता दिया मैंने, किसका किस तरीके का होता है? बाइकॉनकेव शेप का होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए, याद रखिएगा कि वृक्क जो है एक हार्मोन का उत्सर्जन करता है जिसका नाम है ओरिथ्रोट्रोपिन। इसका नाम क्या है? एरिथ्रोट्रोपिन, या फिर ओरिथ्रोट्रोपिन भी इसको बोलते हैं। तो एरिथ्रोट्रोपिन नामक हार्मोन जो है कहां से निकलता है? वृक्क से निकलता है। अब ये काम क्या करता है? अब ये काम क्या करता है कि स्त्राव करके आरबीसी की संख्या बढ़ा देता है। आरबीसी की संख्या को बढ़ाने में ये हार्मोन मदद करता है शरीर में। ठीक है, अब आरबीसी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़नी भी नहीं चाहिए, याद रखिएगा, और बहुत ज्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ती है और ऑक्सीजन की क्या कर देता है? कमी, क्योंकि आरबीसी की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी हमारे शरीर को ऑक्सीजन की उतनी ज्यादा कमी होती जाएगी। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि भाई आप सोचो कि मेरे में पहले मान लेते हैं कि 20 कणिकाएं थी, 20 लाख कणिकाएं थी, लेकिन ऑक्सीजन तो मैं उतना ही ले रहा था। अब अगर 30 लाख कणिकाएं हो जाए और अब भी मैं ऑक्सीजन उतना ही ले रहा हूं, तो प्रत्येक कणिका को ऑक्सीजन कम मिलेगा। तो कम मिलेगा तो सेल तक भी वो ऑक्सीजन कम पहुंचाएगा। अगर वो सेल तक ऑक्सीजन कम पहुंचाएगा तो इसका मतलब हमारे थकान जल्दी होगा। हो सकता है हमें ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो तो वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं संख्या की बात करूं तो 50 लाख पर 100 ml ब्लड में आरबीसी होता है मनुष्य के में। ठीक है, आगे देखते हैं। सामान्य बात कर रहा हूं। ठीक है, O2 की कमी हो जाए तो आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। याद रखिएगा, O2 की कमी हो जाए तो आरबीसी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को घुमाकर वो आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि अगर ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी क्या होगा? आरबीसी में क्या परिवर्तन होगा? तो आप बताओगे ऊंचाई पे जाने पर आरबीसी में वृद्धि हो जाती है। यदि आप पहाड़ पे जाकर खड़े हो जाओगे तो आपके आरबीसी की वृद्धि हो जाएगी। आपके आरबीसी के संख्याओं की वृद्धि होगी, उसके आकार की वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। क्यों होगी? क्योंकि ऊपर जाने से ऑक्सीजन की कमी होती है, सीधी सी बात है। तो क्वेश्चन को ऐसे ही घुमाकर वो पूछ सकता है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, है ना। हीमोग्लोबिन, देखिए याद रखिएगा कि मैं हीमोग्लोबिन की बात कर रहा था, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। समझ में आ रहा है? ये कब होता है? जब हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, ऑक्सीजन होगा इस तरीके से, और ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। ये दोनों मिल जाता है तो हम इसको हीमोग्लोबिन कह देते हैं। ठीक है ना। अब हीमोग्लोबिन में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया, ऑक्सीजन को बांधता है, हीमोग्लोबिन क्या करेगा कि ऑक्सीजन को अपने अंदर बांधता है। अपने अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर ही ऑक्सीजन रहता है, और ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ही ट्रेवल करके लेकर के जाके हमारे सभी सेल तक पहुंचाता है। ये काम होता है हीमोग्लोबिन का। लेकिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, अगर कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा? इसमें क्या होगा कि वो जो है वो अब वो ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता खत्म कर देता है उसमें से। समझ में आ रहा है? इसीलिए क्या करोगे कि यदि आप किसी बंद कमरे में कुछ लकड़ियां जलाकर
छोड़ दोगे तो उसके धुआं जब फैलेगा तो वो क्या करेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा और आपके अंदर ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक कर देगा तो दम घुटने से मृत्यु हो जाएगी। समझ में आ रहा है? कई जगह ऐसा केस सुनने को मिला है कि जिन्होंने रात भर क्या अंगीठी जला करके छोड़ दिया और सुबह वो सोए ही रह गए, उठे ही नहीं। तो कई बार ऐसा होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। ठीक है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, देखिए मैं बात करूं तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है 1.34 मिलीग्राम ऑक्सीजन को बांधता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.32 ग्राम 34 ग्राम ऑक्सीजन को क्या करता है, बांधता है। इतना समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं 100 ml ब्लड की बात करूं तो 20 ml ऑक्सीजन को बांधेगा। 100 ml ब्लड 20 ml ऑक्सीजन को बांधेगा। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन नॉर्मली कितना होना चाहिए, पुरुषों की बात करें तो 11 से कम नहीं होना चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन 11 से कम हो जाता है तो समझ लो आपको अनीमिया रोग हो गया, अरक्तता जिसको हम कहते हैं, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन बन नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। आयरन के कारण क्या हो जाता है, लाल हीमोग्लोबिन में अगर आयरन ना हो तो रक्त का कलर हमारा बैगनी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, रक्त का कलर लाल होने का कारण क्या है, हीमोग्लोबिन में आयरन में मिक्स होना। ठीक है, सर्वाधिक देखो, अगर मैं सर्वाधिक आयरन की बात करूं तो सर्वाधिक आयरन जो होता है वो मेथी में होगा। उसके बाद फिर सर्वाधिक आयरन पुदीने में होगा। उसके बाद फिर सर्वाधिक आयरन पालक में होगा। पुदीना जानते हैं ना, मिंट जिसको हम कहते हैं, उसका जो आप फ्लेवर आता है, चॉकलेट में भी उसका फ्लेवर आता है। ठीक है, उसके बाद फिर सेब में होगा। बात समझ पा रहे हैं? सबसे ज्यादा आयरन किसमें होगा, तो मेथी में होगा, फिर पुदीने में होगा, फिर पालक में होगा। समझ में आ रहा है? यदि आपके ऑप्शन में आ जाए, देखो अगर ऑप्शन में ये चारों आ जाए, मेथी, पुदीना, पालक और सेब, तो लोग, मैं बता रहा हूँ 99% लोग जो है उन लोग पालक लगा के आएंगे। ठीक है, यदि मेथी और पुदीना ऑप्शन में नहीं है तो आप पालक लगा के आ सकते हो, बिल्कुल आप सही। लेकिन यदि मेथी और पुदीना में से कोई भी एक दिया हुआ है तो पालक अगर आप लगा के आएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिए, सबसे ज्यादा मेथी में, उसके बाद पुदीने में, उसके बाद पालक में, उसके बाद फिर सेब में। कोई भी ऐसा फल जिसको हम बीज से काटते हैं और छोड़ देते हैं तो कुछ देर बाद वो लाल हो जाता है, उसका कलर ऊपर में क्या हो जाता है, लाल, जहां से हमने काटा उसका कलर लाल हो गया, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि उसमें आयरन है। सेब को हम काट के छोड़ देंगे तो वो लाल हो जाता है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर आयरन है। आयरन का कलर ही लाल होता है। समझ में आ रहा है? किसी भी फल की बात कर रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम जानवर में बात करें तो बकरी के दूध में सर्वाधिक आयरन होता है। किस जानवर के दूध में सर्वाधिक आयरन होगा, तो बकरी के दूध में। गांधी जी जो है वो बकरी का ही दूध पीते थे। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। गंध का कारण, बकरी के दूध में से अगर आप किसी ने पिया होगा तो कुछ अलग तरीके की उसमें गंध आती है, तो गंध का कारण क्या है, आयरन। आयरन के कारण ही गंध आता है। अगला देखो, बकरी का रक्त। अगर बकरी का रक्त की मैं बात करूं तो बकरी का रक्त लगभग 39 डिग्री सेल्सियस जितना गर्म होता है। ठीक है, चलिए, जितना मानव शरीर का टेम्परेचर होता है ना, उतना बकरी का रक्त का टेम्परेचर होता है, थोड़ा सा गर्म तासीर का है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं WBC की। बात क्या कर लेंगे, WBC की बात करते हैं। तो WBC की अगर मैं बात करूं तो ये भी एक रक्त कणिका है, ये श्वेत रक्त कणिका कहते हैं इसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट। इसका नाम, जैसे कि RBC का नाम क्या था, एरिथ्रोसाइट, वैसे WBC का नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट जो है, इसकी कमी से ल्यूकोपिया, ठीक है, या ल्यूकोपेनिया रोग होता है। WBC की कमी से किसकी रोग होता है, ल्यूकोपेनिया रोग होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? WBC बहुत इंपॉर्टेंट है। WBC का काम ये है कि आपके शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना, ये WBC का काम होता है। ठीक है, आपके शरीर में कोई भी वायरस घुस करके आपको नुकसान ना पहुंचाए, आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया घुस करके, कोई फंगस घुस करके आपको नुकसान ना पहुंचाए, तो इससे कौन लड़ता है, इससे WBC लड़ता है। ठीक है, तो WBC की अगर कमी हो जाए तो इसको हम कहते हैं ल्यूकोपेनिया नामक रोग कहते हैं। इसमें क्या होगा, आपकी जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा, यदि अधिक हो जाए तो इसको हम ल्यूकेमिया कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया को ही हम ब्लड कैंसर कहते हैं। तो WBC की मात्रा अगर बढ़ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया को ही हम कहते हैं क्या, ब्लड कैंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्लड कैंसर जो है एक अनुवांशिक रोग है, याद रखिएगा। ठीक है,
पूछ चुका है कई बार, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के रेशियो की बात करूं तो 600:1 होता है, ठीक है। अगर आरबीसी की कण 600 है तो हर एक 600 पे एक कण क्या होगा, डब्ल्यूबीसी का होगा। तो ये कभी कभी रेशियो पूछ देखता है। अगर अधिकतम आरबीसी कितना होगा, अगर आपसे पूछ ले कि किस भी मानव शरीर में अधिकतम आरबीसी कितना हो सकता है, तो आप बताएंगे 9000/mm³ रक्त में, ठीक है। पर mm³ मतलब 1 mm वॉल्यूम में कितना होगा, 9000 WBC होना चाहिए। आगे देखते हैं। WBC के जीवन काल की अगर बात की जाए तो 3 से 5 दिन इसका जीवन काल होता है, ठीक है। अब WBC भी देखा जाए तो ये भी 2 टाइप के हैं। एक तो कणिका युक्त होते हैं, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर चित्र आप देखिए, ये WBC दिख रहा है, तो इसके कुछ प्रकार हैं। तो इसमें किसी में क्या होगा, कुछ कणिका दिख रहे होंगे आपको, कुछ पोर्स दिख रहे हैं, लेकिन किसी में क्या है, वो एकदम स्मूथ है, उसमें कोई कणिका नहीं है। तो इसीलिए इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। एक क्या बांटा गया है, कणिका युक्त, और एक बांटा गया है कणिका विहीन, एक ग्रेनुलर और ग्रेनुलर, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कणिका विहीन के बारे में, एक ग्रेनुलर के बारे में देखते हैं। ऐसा WBC देखेंगे जिसमें कणिकाएं नहीं होती। चलिए देखते हैं एक ग्रेनुलर की बात क्या करेंगे। एक ग्रेनुलर में क्या होगा, मोनोसाइट होगा और लिम्फोसाइट होगा। समझ में आ रहा है। एक ग्रेनुलर WBC क्या होगा, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब इसमें अगर मैं लिम्फोसाइट की बात करूं तो लिम्फोसाइट 2 टाइप के होंगे, एक टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने में बहुत ज्यादा सहायक है। समझ में आ रहा है। मैंने कहा ना, WBC रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है, बनाकर रखता है या बढ़ाता है। तो उसका मेन जो है, उसका मेन कारक, मेन फैक्टर क्या है, वो है टी लिम्फोसाइट। समझ में आ रहा है। जब किसी रोग, जैसे कि अभी यहाँ पर कोविड की बात चल रही है, तो उसमें टी लिम्फोसाइट जो है वो आपका क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कणिका युक्त की। कणिका युक्त मतलब ग्रेनुलोसाइट की बात करेंगे। ग्रेनुलोसाइट में क्या होगा, पहला होगा इओसोनोफिल। ये क्या करेगा, प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाता है। उसके बाद संवेदन क्षमता बढ़ाता है, संवेदी क्षमता बढ़ाता है, तुरंत रिएक्ट करना है किसी चीज पर तो वो उसको बढ़ाता है। या फिर एलर्जी का कारण क्या होगा, ये इओसोनोफिल, ठीक है। इओसोनोफिल समझ में आ रहा है। एलर्जी का कारण, एलर्जी तुरंत हो जाता है। जैसे हम कोई गलत साबुन यूज कर लें नहाते समय, या कोई गलत किसी का पेस्ट हम लोगों ने यूज कर लिया, तो उसमें क्या होगा, रिएक्शन हो जाता है ना। शरीर का जो ब्लड है, ये जो इओसोनोफिल है, ये उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता तो तुरंत आपको उसका रिएक्शन दे देता है। या हम कभी कोई ऐसी बहुत ज्यादा हीट वाली दवा खा लें, है ना, जो शरीर को हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं होता, इसलिए हम बात करेंगे किसका, तब इओसोनोफिल उससे इफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। बेसोफिल, इओसोनोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया और न्यूट्रोफिल हो गया। इओसोनोफिल की बात करें, यदि रुधिर में इसकी संख्या 20% से अधिक हो जाए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए इओसोनोफिल, समझ में आ रहा है। इसकी संख्या लगभग 0.4 से 0.5%। जब आप ब्लड चेक करते हैं, ठीक है ना, कंप्लीट सीबीसी कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट की बात, चेकअप करवाएंगे, ब्लड चेकअप करवाएंगे कंप्लीट ब्लड काउंट में, तो आपको ये सब लिख के देता है, इओसोनोफिल कितना होना चाहिए, बेसोफिल कितना होना चाहिए, न्यूट्रोफिल कितना होना चाहिए। समझ पा रहे हैं। तो वही चीज हम देख रहे हैं, हमको इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो इओसोनोफिल की बात करें तो 0.4 से 0.5% पाया जाता है नॉर्मल मनुष्य में, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये ज्यादा से ज्यादा अगर 20% से ज्यादा हो गया तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी इओसोनोफिल। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसका काम क्या है। मैंने बताया रोगों से रक्षा तथा संवेदनशील क्रिया को नियंत्रित करना, संवेदनशील क्रियाओं को नियंत्रित करना या रोगों से लड़ना, ठीक है। आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज है जो आपका ब्लड एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो तुरंत वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। और किसके कारण, इओसोनोफिल के कारण, ठीक है। बेसोफिल की अगर मैं बात करूं तो ये क्या, बेसोफिल का काम करता है, ये एलर्जी हो गया तो उसको समाप्त कौन करेगा, बेसोफिल करेगा। मैंने आपको बताया अभी, एलर्जी हो गया तो उसको रिएक्ट कौन करेगा, आपके यहाँ दाने दाने से किसी कभी कभी देखना कि किसी में, ये नॉर्मल सी बात है कि दाना कभी कभी शरीर में क्या होता है, देख सकते हैं यहाँ पर आप, दाना दाना हो जाता है, ये क्या है, एलर्जी है। अब इस एलर्जी को शो कौन करेगा, तो इओसोनोफिल, और इससे लड़के इसको समाप्त कौन करेगा, तो वो कौन करेगा, बेसोफिल। बेस आप समझ पा रहे हैं, बेस नाम से समझ में आ रहा होगा,
ठीक है। उसके बाद फिर आ जाओ न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या करेगा, उस जीवाणु जिसके कारण आपके ब्लड में जो उस जीवाणु को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था आपका ब्लड और एलर्जी हो गया, उस जीवाणु को समाप्त करने का काम करेगा। तो तीनों का होना बहुत जरूरी है, समझ में आ रहा है। इयोसिनोफिल क्या करेगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो आपके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया चले गया जिसकी वजह से एलर्जी होने वाला है, तो उस एलर्जी को शो कर देगा आपके हाथ पे, आपके चेहरे पर, जहां पर भी, उसकी मर्जी, उसकी ये डिसाइड नहीं होता कि आपका एलर्जी शो होगा हाथ में या पैर में, कहीं भी हो सकता है, समझ पा रहे हैं। अब बेसोफिल क्या करेगा, इसको उससे लड़ेगा और उस एलर्जी को समाप्त करेगा, एलर्जी को समाप्त करेगा। और न्यूट्रोफिल क्या करेगा, उस बैक्टीरिया को समाप्त करेगा, ठीक है। तो ये सब है डब्ल्यूबीसी के बारे में। दो प्रकार के डब्ल्यूबीसी मैंने बताया, डब्ल्यूबीसी एक ग्रैनुलोसाइट और एक एग्रेनुलोसाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर इसके आगे हम, ठीक है। अब देखो, अगर आकार में सबसे बड़ा कौन सा है पूछ दिया तो आप बताओगे मोनोसाइट। आकार में सबसे बड़ा क्या है, मोनोसाइट। मैंने बताया ना मोनोसाइट, ठीक है। आपका ए ग्रेनुलोसाइट में क्या बताया मैंने, कणिका विहीन में। ए ग्रेनुलोसाइट में क्या है, मोनोसाइट। ये सबसे बड़ा आकार का होगा, समझ पा रहे हैं, सबसे बड़े आकार का होगा, देखिए यहाँ पर। उसके बाद फिर लिम्फोसाइट की बात करें, ये सबसे ज्यादा संख्या में होगा। लिम्फोसाइट दिया हुआ, उसके नीचे मैंने बताया टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, इनकी संख्याएं सबसे ज्यादा होंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इनका काम क्या होगा भाई। अब देखो लिम्फोसाइट की बात करूं, अगर मैं टी लिम्फोसाइट की, अगर किसी को HIV हो जाए तो सबसे पहले टी लिम्फोसाइट खत्म हो जाता है। अब टी लिम्फोसाइट खत्म हो गया तो इसका मतलब आपको रोग से लड़ने की क्षमता खत्म हो गई। तो अगर आपके दिमाग, आपके में शरीर में कुछ भी बैक्टीरिया घुसा तो वो खत्म नहीं कर पाएगा उसको, आपका ब्लड, आपका जो लिम्फोसाइट है वो उसको मार नहीं पाएगा। अब मार नहीं पाएगा तो बीमारी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और हावी हो जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा खत्म हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये बहुत खराब बीमारियां हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। बी लिम्फोसाइट की अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा स्मृति क्षमता बढ़ाने में आपका मदद करता है, याद रखिएगा ना, मेमोरी पावर बढ़ाने में बी लिम्फोसाइट मदद करता है। चलिए देखो, अगर शरीर में कुछ जीवाणु घुस गए तो उसको नष्ट करने के लिए जो चीज होता है उसको हम एंटीबॉडी कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। लेकिन अगर विषाणु घुस गया, वायरस घुस गया शरीर में, और उसको कौन नष्ट करेगा, तो इंटरफेरॉन उसको नष्ट करेगा, ठीक है। उसको नष्ट कौन करेगा, इंटरफेरॉन उसको नष्ट करेगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, लगभग आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है, और इसके आगे हम अगले वीडियो में, हालांकि टोटल लॉकडाउन लगने वाला है, तो अगले वीडियो में हम इसको कोशिश करेंगे कि खत्म कर दे। अगर मुझे घर से कोचिंग आने का मौका मिला तो मैं आकर के वीडियो बना दूंगा, ठीक है, वरना फिर थोड़ा देर हो सकता है वीडियो आने में, ठीक है ना। और 1 तारीख के, अगर ये लॉकडाउन 30 तारीख तक खत्म हो गया, ठीक है, ये टोटल लॉकडाउन, इसके आगे अगर एक्सटेंड नहीं हुआ तो 2 या 3 तारीख से आप लोगों की ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो जाएंगी। यदि किसी को ऑफलाइन बैचेस में ज्वाइन करना है तो यहाँ मैंने नंबर दे दिया है, और इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप अपना नाम और आप कितने बजे आएंगे ये लिखवा दीजिए, क्योंकि अब क्या है, लिमिटेड सीट है, ठीक है। हम 15 से 20, हालांकि बैठने की जगह तो लगभग 50 लोगों की है, लेकिन 15 से थोड़ा सा सेफ्टी के चलते हम आधे लोगों को ही बैठा पाएंगे, है ना। तो उस टाइम पर आएंगे और आपका सीट अवेलेबल है या नहीं है, इसके लिए आपको फोन करके पता करना पड़ेगा। ये मैंने आपको नंबर दिया है, ये मेरा नंबर है, और ये प्रकाश सर का नंबर है, आप किसी को भी फोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।